वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टुडेज टॉप 3 करेंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है, जो कि लगभग एवरी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें वोटिंग के बारे में देखेंगे। वोटिंग जो होता है, वोटिंग में हम लोग जो इंडिया में जो वोटिंग होता है उस पे एक कंट्रोवर्सी है कि ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेटरी। अभी तो स्टेटरी है। उसके बाद क्वाड के बारे में देखेंगे, क्वाड में कितने मेंबर्स है, क्वाड की क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्वाड को लेकर इंडिया कैसे क्या देखेंगे। उसके बाद इल नीनो का जो इफेक्ट है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ही ज़्यादा पड़ने जा रहे हैं। जैसे कि अभी जुलाई मंथ में देखने को मिल रहा है बारिश बहुत ही कम हो रहा है। जो पिछले ईयर का जो डेटा है उससे बहुत ही कम हुआ है पिछले बार से। इससे पॉसिबिलिटी है कि इल नीनो बढ़ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वोटिंग इन इंडिया, स्टेटरी है या फंडामेंटल है, ये देखेंगे। ठीक है, आखिरकार जो न्यूज में आया क्यों, जो लीडर से कांग्रेस के लीडर जो है, ठीक है, जो वोटिंग को एज अ फंडामेंटल राइट्स को डिमांड किया, मतलब वोटिंग राइट भी फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। ठीक है, जो रिवाइव्स डिबेट है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ वोटिंग की, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली हेल्ड किया है कि जो राइट टू वोट है ये एक स्टेटरी बड़ी राइट है। ठीक है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। मतलब स्टेटरी राइट से मतलब एक्ट के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया, ना कि संविधान के इनको बनाया है। ये यूपीएससी की इसमें जो आर्टिकल है 326 देखेंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट के बारे में, उसके बाद डेमोक्रेसी और बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो प्रेजेंट लीगल पोजीशंस है हमारे वोटिंग की, जो सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है, जो राइट टू वोट है, ठीक है, ये क्रिएटेड बाय स्टेट्यूटरी, ठीक है, स्टेट्यूट द्वारा बनाया गया है और गवर्न इसको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है। ठीक है, ये पार्ट 3 में, मतलब राइट फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं इंक्लूड है। ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू है। अभी भी देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है 1 to 6 है, इसमें कहीं भी वोटिंग के बारे में नहीं बताया गया है। जो रीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्रेसली गारंटीड वोटिंग एज अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरी स्पष्टता से ये गारंटी नहीं किया कि जो वोटिंग राइट है वो फंडामेंटल राइट होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस है जिसके अंदर वोटिंग के बारे में कुछ विवाद हुआ, जैसे कि एनपी मनुस्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर 1952 में, वोटिंग कंटेस्ट एंड इलेक्शंस आर स्टेटरी राइट्स। इसके अंदर जो बात निकल के सामने ये है, जो वोटिंग है और कंटेस्टिंग इलेक्शन है ये एक स्टेटरी राइट्स है, ना कि फंडामेंटल राइट है। ज्योति बासु एंड देवी घोषल्स, ये भी इसके अंदर राइट टू वोट ये प्योरली स्टेटरी है। ठीक है, और कुलदीप नायर वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में, ठीक है, डेमोक्रेसी को एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया, लेकिन वोटिंग, ठीक है, फ्लोज है वो स्टेटरी रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ वोटिंग की, तो मेजर जो शिफ्ट है 2002 के बाद देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है टू अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वोटिंग्स, इसको कुछ हद तक इम्प्रूव किया, जैसे कि प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19(1)(a), जैसे कि राइट टू नो द कैंडिडेट इंफॉर्मेशन का जानने का अधिकार होगा। ठीक है, ये राइट टू फ्रीडम एवं स्पीच के अंदर आता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन राइट, बैलॉट सीक्रेट, नाटो मीन्स अगर कोई भी पार्टी कैंडिडेट नहीं पसंद है तो उसको वोट करने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है, जो वोटिंग प्रोसेस बिकम इंक्रीजिंगली कॉन्स्टिट्यूशनल, इसकी वजह से जो वोटिंग प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशनली इंक्रीज करता है, लेकिन पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं होगा, ना ही फंडामेंटल राइट है। ये एक
स्टेटरी राइट है। जजमेंट देखने को मिलता है जो 3 केसेस देखने को मिला है, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अंदर में। इसके अंदर जो बात की है, जो वोटर्स हैं, ठीक है, वोटर्स के पास ये राइट्स होंगे कि जो क्रिमिनल केसेस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फाइनेंशियल एसेट कैंडिडेट के बारे में जानने का अधिकार वोटर्स के है। इसे प्रोटेक्ट अंडर द आर्टिकल 19(1)(a)। इसको जो 19 आर्टिकल के अंदर प्रोटेक्ट किया गया ये सब राइट। उसके बाद दूसरा जो केसेस है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, यूनियन ऑफ इंडिया, इनके बीच में जो बात निकल के सामने आई थी, वह वोटिंग एक स्टेटरी बॉडी है, ना कि फंडामेंटल राइट है। और फ्रीडम ऑफ वोटिंग इन्फॉर्म्ड चॉइस फंडामेंटल राइट है। मतलब फ्रीडम ऑफ वोटिंग, वोटिंग जो मतदान करते हैं उसके लिए फ्री है, चाहे किसी को दे या किसी को ना भी दे, कोई जब दबाव नहीं है, ठीक है। अगला है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन इंडिया, नोटा जजमेंट। इसमें पूरी तरह से क्लियर किया गया कि जो है नोटा है, राइट टू रिजेक्ट कैंडिडेट बैलेट सिक्रेसी, ठीक है। नोटा मतलब राइट टू रिजेक्ट कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट करने का अधिकार। इसको भी आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर प्रोटेक्शन दी गई है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स की, विरोधाभास की। तो जो राइट टू नो है फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म्ड चॉइस वो भी फंडामेंटल राइट है। बैलेट सेक्रेसी वो भी फंडामेंटल राइट है। एंड नाटो भी फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो वोटिंग है, वोटिंग इटसेल्फ ओनली है स्टैट्यूटरी राइट्स। इसी खोज के लिए, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट टू रिजेक्ट एवरी कैंडिडेट, then why not right to choose one? choose means voting। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें, जो अनूप बननवाल और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में जो केसेस था, ठीक है। तो जस्टिस अजय रस्तोगी सेपरेट ओपिनियन देते हैं और वो कहते हैं कि जो वोटिंग है वो एक फंडामेंटल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, लेकिन जो मेजोरिटी है डिड नॉट डिक्लेयर इट fundamental rights and refer to a voting increasingly as a constitutional right। और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अधिकार जो है, इसको एक तरह से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। बात करें केशव नंदा भारती और स्टेट ऑफ केरला के बीच उनका जो केस था, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लेकर। तो डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर है। और इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राज नारायण के जो बीच का केस था, इसमें बताया गया जो फ्री फेयर इलेक्शन है, ठीक है, फ्री फेयर इलेक्शन वो क्या होगा, एक बेसिक पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें लॉजिक ये है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी होगा मतलब फ्री इलेक्शंस होना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब है इलेक्शंस, और इलेक्शन मतलब फ्री इलेक्शन मतलब वोटिंग, वोटिंग बाय द पीपल्स। Hence voting deserve the constitutional protection। इसलिए वोटिंग को भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। आर्टिकल 326 के अंदर जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का जो अधिकार है, ठीक है। तो एवरी सिटीजन, जो प्रत्येक सिटीजन अगर 18 साल से ऊपर है, वो एलिजिबल होता है एक रजिस्टर्ड वोटर बनने के लिए, ठीक है। और जो सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, और लॉ के अनुसार इसमें प्रावधान है कि कोई भी पर्सन किस तरह से डिस्क्वालीफाई होगा वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा लॉ के द्वारा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो देखने की, नोट करने की बात है, जो सोर्स ऑफ जो इंटाइटलमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आर्टिकल एक्ट के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड। क्वाड में जो अभी रिसेंटली जापानीज जो पीएम्स सेनेक टेकाची जो इंडिया विजिट किए थे 16th इंडियन जापानीज एनुअल समिट के लिए, इसमें वो कमिट किए कि फ्री ओपन इंडो पैसिफिक के बारे में कमिटमेंट किए, ठीक है। मीनवाइल द यूएस रीनेम्ड, जो यूएस का जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसका नाम यूरो पैसिफिक कमांड, इंडो नहीं पैसिफिक कमांड, सिर्फ इंडो जो है इंडो ये हटा दिया गया।
ठीक है। इंडो का मतलब था इंडियन ओशन और पैसिफिक का मतलब है पैसिफिक ओशन। तो इन दोनों कमांड को हटाकर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है, जो कि एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो इंडो पैसिफिक जो कमिटमेंट की गई थी यूएस के द्वारा, वो उस पे राइजिंग क्वेश्चन। ठीक है। इसी के अंदर क्वाड के बारे में बात करते हैं। तो क्वाड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, संगठन है, एसोसिएशन, जिसमें इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया, चार जो कंट्री है ये मिलके क्वाड बनाए हैं। ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक ट्रेड। इधर हमारा हो गया इंडिया, इधर हो गया यूएसए और इधर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ये पैसिफिक ओशन हो जाता है। इधर ओनली इंडियन ओशन, इधर हो गया जापान, इधर इंडिया, ठीक है, इधर यूएसए और इधर ऑस्ट्रेलिया। इसके बीच में जो ट्रेड होते हैं इसी का नाम क्वाड पड़ा है। इसमें चार मेंबर है। इसके अंदर फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक होता है। ठीक है। रूल्स बेस्ड ऑर्डर किए जाते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी को देखा जाता है। सप्लाई चेन रेजिलियंस देखते हैं। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और डिजास्टर रिलीफ और रीजनल स्टेबिलिटी देखते हैं। ठीक है। बात करते हैं क्वाड की जो इम्पोर्टेंस है। ठीक है। बैलेंस चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, सिक्योर द इंडियन ओशन रीजन्स, ये सब इम्पोर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। अगर ये स्ट्रांग रहा क्वाड तो चाइना के जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको बैलेंस किया जाएगा। इंडियन ओशन रीजनल्स को सिक्योर करना, फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, स्ट्रेंथन रेजिलियंस सप्लाई चेन एंड कॉपरेशन इन द क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब बात करते इशू क्या आता है, क्या प्रॉब्लम आती है क्वाड के अंदर। तो कोई भी एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है चाइना के बारे में, ना ही फॉर्मल मिलिट्री अलायंस है इसमें, और ना ही क्वाड का 2+2 फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्री डायलॉग यू होता है। और जो फाइनेंस कमिटमेंट किए जाते हैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए, ठीक है, वो भी लिमिटेड है। अब बात करते हैं इंडिया के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। Maritime domain awareness, critical emerging technology, semiconductor critical minerals cooperation, cybersecurity, supply chain resilience और disaster relief, humanitarian assistance, इस सभी के लिए इंडिया क्वाड से बेनिफिट लेता है इन सभी का। ठीक है। अगर क्वाड एक एशियन नाटो की तरह नहीं है, ठीक है, ये एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, ना कि डिफेंस अलायंस, जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है डिफेंस को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर। अब बात करते हैं चैलेंजेस और वेफर। अनसर्टेन यूएस स्ट्रेटजिक प्रायोरिटी, जो यूएस का जो स्ट्रेटजिक प्रायोरिटी है वो अनिश्चित रहता है, कभी कुछ करता रहता है। जो चाइना है, चाइना का एसर्शन बिहेवियर चैलेंजिंग है। और जो फंडिंग गैप है सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए, वो गैप देखने को मिलता है। आगे जो हम लोग को करना चाहिए, मतलब क्वाड के सदस्यों को मिलकर करना, जो मैरी टाइम कॉपरेशंस को स्ट्रेंथन करना, क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना और सप्लाई चेन रेजिलियंस को इन्हेंस करना, एशियन सेंट्रलिक एंड स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करना, ये सब कुछ काम बाकी है। ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया जापान जो रिलेशन को स्ट्रेंथनिंग करने का, ये पिछला वाला न्यूज में आखिर क्या है। ठीक है। इन दिनों के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। रेनफॉल्स फॉर द जुलाई, जो जुलाई में है बहुत ही लो, नॉर्मल से भी कम बारिश हुई है, जो कि ये दर्शाता है कि पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों का इफेक्ट होगा साउथ वेस्ट मानसून पे, जिससे जो मानसून है वो वीक हो गई। एग्रीकल्चर, इन्फ्लेशन और जीडीपी सब इम्पैक्ट हो सकते हैं। इलिनो, मानसून और फ्लड, एग्रीकल्चर। इकोनॉमी की बात करें तो हमारा जो इकोनॉमी पे अफेक्ट करेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होगी क्योंकि बारिश नहीं होने, स्पेशली खरीफ फसल, जो कि ज़्यादातर बारिश मानसून पर डिपेंड करते हैं। रूरल इनकम एंड कंजप्शंस कम होगा, फूड प्राइजेज बढ़ेंगे और जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगा, जिससे जो करेंट अकाउंट पर जो प्रेशर है, इसके कारण हाई फूड इंपोर्ट के कारण वो भी बढ़ सकता है। ठीक है। एग्रीकल्चर लगभग 18 से 20% ही जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन
एम्प्लॉयमेंट के मामले में देखें तो 46% एम्प्लॉयमेंट इसी सेक्टर में देखने को मिलती है। इन नीनो का जो मेटर है वो इंडिया के लिए क्या, इन नीनो का जो इफेक्ट है वो वीक एंड साउथर्न मोस्ट साउथ वेस्टर्न जो मानसून आता है, ठीक है, इंडिया में साउथ वेस्टर्न जो मानसून ऐसे जाता है, ठीक है, तो ये इफेक्ट हो जाएंगे जिसके कारण रेनफॉल डिफिशियंटी ड्राफ्ट लाइक कंडीशन देखने को मिलते हैं इंडिया में एल नीनो की इफेक्ट के कारण। इसमें जो सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर, वाटर रिसोर्सेज, हाइड्रो पावर, रूरल इकोनॉमी, ये 4 मेन सेक्टर है जो कि बहुत ही अधिक अफेक्टेड होंगे। पास्ट एल नीनो की इफेक्ट की बात करें तो 1972 में, 82 में, 2009 में, उसके बाद 15 में देखने को मिला है। 10 साल बाद भी सिर्फ देखने को मिल रहा है, शायद उसी का पॉसिबिलिटी है। इंडिया जो कंसर्न करता है, मतलब इंडिया का क्या चिंता है, तो लगभग 315 डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं पुअर मानसून के कारण, ठीक है। रिजर्वर स्टोरेज में अफेक्ट इरिगेशन एंड रिड्यूस फार्म आउटपुट कैन इंक्रीज। जो फार्म आउटपुट है जो भी इंक्रीज कम हो सकता है। फूड प्राइजेज, एमएसपी, फूड इंपोर्ट एंड फिजिकल प्रेशर ये सब इंक्रीज कर सकता है। रिड्यूस फार्म रेट, मतलब खेती बाड़ी में कमी होना, मतलब फूड प्राइजेज में इंक्रीज, एमएसपी पर बर्डन, फूड इंपोर्ट बर्डन, प्रेशर, फिजिकल प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्या करना चाहिए, मतलब एक्सपैंड इरिगेशन कवरेज, प्रमोट ड्राफ्ट रेसिलेंट कॉपरेशन एंड improve water reservoir, diversify cropping pattern, strengthen climate resilience agriculture, shift from the post-decided to the risk reduction। ये सब देखने को मिल फ्यूचर जो चैलेंजेस है, ठीक है। ये नहीं देखना है, ये पिछले कल के एडिटोरियल का हिस्सा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।